आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बिहार का जो इतिहास है और जहाँ जहाँ से टॉपिक उठाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में और उठाए गए हैं उन टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और जहाँ तक होगा मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और साथ साथ जो है सारे वीडियो लेक्चर भी देख रहे होंगे। ऑलरेडी कंटेंट में पड़े हुए हैं, पूरा टॉपिक आप लोग देखते रहिए और जो नए टॉपिक को मैं करवाता हूँ लाइव सेशन में उसको भी आप लोग करते रहिए। आज का जो टॉपिक है बिहार में किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन की शुरुआत अगर देखा जाए तो बिहार में भी बहुत पहले से हो चुका था और आज भी आप देखिएगा कमोबेश किसानों का जो आंदोलन बीच बीच में आपको दिखाई देता है। यानी किसानों की जो मांग थी वो ना अंग्रेज के समय में पूरा हुआ, ना ही आज़ादी के पश्चात पूरा हुआ है। तो आज भी किसान जो जिंदगी जी रहे हैं तो वो अपने हक की लड़ाई के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं और अभी तक किसानों का अगर देखा जाए तो शोषण किसी न किसी रूप में हो ही रहा है। तो किसान आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बिहार एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। प्राचीन काल से ही बिहार का मेन पेशा क्या रहा है, कृषि रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बिहार की 96% आबादी, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय भारत में 96% जो आबादी थी वो किसी न किसी रूप में कृषि पे ही निर्भर थी और अंग्रेज का जो राजस्व पद्धति था शोषक मूलक था। यानी जो राजस्व वसूली का जो था, जिसे जमींदारी प्रथा है, ठीक है, तो ये सब जो प्रथा ला करके जो अंग्रेजों ने शोषण किया है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह था, जिस कारण से बिहार में किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई, जो आगे चल करके कई किसान आंदोलन के रूप का कारण बना। किसान आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों और अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के खिलाफ थी। केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, किसान मेन रूप से जमींदारों के खिलाफ भी, शोषणकारी नीति के खिलाफ भी आंदोलन करते थे। क्योंकि अंग्रेज तो टैक्स वसूली का काम करते थे, लेकिन जमींदार उससे भी कहीं ज़्यादा जो है किसानों को परेशान करते थे। तो दोनों की शोषणकारी जो नीति रही किसानों के हित में नहीं रही और किसान ने समय समय पर उसका विरोध लगातार किया है। ठीक है, तो आंदोलन के प्रमुख कारण के रूप में आप कह सकते हैं आर्थिक शोषण। इसके तहत भू राजस्व नीति, जो जमींदारी प्रथा है, माहलवारी प्रथा है, तो इन सब माध्यम से, और बिहार में तो जमींदारी प्रथा ही था जिसको भू अस्थायी प्रबंध भी कहते हैं। तो बिहार की जो भू राजस्व नीति थी वो कारक है। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया था, यानी वैसे ही खेती करवाए जा रहे थे जिससे कि व्यवसाय हो। जैसे मान के चलिए अफीम की खेती किया जा रहा है, चाय की खेती किया जा रहा है, नील की खेती किया जा रहा है, कपास की खेती किया जा रहा है, यानी जो वाणिज्यिक फसल है उसका विशेष रूप से खेती किया जाता था। उसके बाद धन का निष्कासन, अंग्रेज औने पौने दाम में कच्चे रॉ मटेरियल को खरीद के ले जाते थे और फिर तैयार माल को ऊंचे महंगे कीमत पर यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, तो जिस कारण से जो है आपका किसानों के द्वारा जो है समय समय पे आंदोलन होते रहा। वो आप ही के मोबाइल पे शो हो रहा है, किसी का मोबाइल नंबर या जो भी आपको लग रहा है ना वो दूसरे के पास शो नहीं हो रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर या नाम जो है आपके ही स्क्रीन पे शो हो रहा है, किसी और के पास आपका मोबाइल नंबर नहीं शो हो रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले सकता। ठीक है, इन लोगों का झुकाव कृषि के तरफ हुआ, कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया, परिणाम स्वरूप इस विद्रोह की शुरुआत हुई। तो किसान आंदोलन के कारण के रूप में कई कारण हमने बता दिया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि इनमें से कौन कारण किसान आंदोलन के नहीं थे, तो ये सब क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। दूसरा है राजनीतिक शोषण, राजनीतिक उदासीनता के कारण कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होना। यानी जो राजनीति था वो कृषि और कृषकों की समस्या का निदान वहां पे नहीं हो रहा था, क्योंकि कृषक जो थे स्वतंत्रता संग्राम से पहले जरूर पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक सशक्त आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब कहेंगे क्यों नहीं किया था किसानों ने पार्टिसिपेट, तो देखिए किसान जमींदार के भी विरोधी थे। ठीक है, और उस समय देश के मैक्सिमम जो लीडर थे वो जमींदार परिवार से आते थे।
तो जिस कारण से ना किसानों की मांग पूरी होने वाली थी और ना ही जमींदारों ना ही किसानों ने जो है जमींदारों का साथ दिया, और चूंकि जितने भी लीडर थे वो जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे, तो जिस कारण से यहाँ पर आपको देखिएगा कि जो फाइनल कह सकते हैं कि 1942 का जो आंदोलन होता है उसमें किसान पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, राजनीतिक उदासीनता के कारण कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होना, कृषकों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कानून लागू करना महत्वपूर्ण कारण बन गया। बिहार में एक के बाद एक किसान आंदोलन होते चले गए। तो बिहार में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। तो सबसे पहला उसमें है आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में, और वहाँ पर नील की खेती जो 3/20 यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, इसको आगे चल के गांधी जी आते हैं और इसको समाप्त करवाते हैं, और वहाँ पे टैक्स में भी 25% तक का छूट दिलवाते हैं किसानों को। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह होता है, जो कि हमने आपको पूर्व क्लास में पढ़ा भी दिए हैं। दूसरा है दरभंगा में किसान आंदोलन 1919 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि दरभंगा किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे, तो विद्यानंद के नेतृत्व में। याद रखिएगा विद्यानंद। कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा दरभंगा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है बिहार का, LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और वो विद्या में आगे होगा। विद्या के क्षेत्र में चूंकि यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई होता है विद्या, तो विद्यानंद याद रखिएगा। दरभंगा का जो किसान आंदोलन हुआ उसमें विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ है। बरैया ताल जो मोकामा का एरिया है, पटना बरैया ताल, तो उसमें जो ताल का जो आंदोलन है, बरैया टाल भी लिखा रह सकता है। टाल जो गंगा का वो क्षेत्र जहाँ पानी जमा हो जाता है और लंबे समय तक पानी जमा बना रहता है, तो उसको टाल का एरिया कहते हैं। तो बरैया टाल में जो है किसान आंदोलन 1938-39 में हुआ, और वहाँ पर कार्यानंद शर्मा है उसके नेतृत्व में हुआ था, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। उसके बाद है गया में किसान आंदोलन जो है यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में हुआ है। तो कई बार आपको नाम पूछ दिया गया में किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यदुनंदन शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। मुंगेर में किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है मोहम्मद जुबैर हुसैन। क्या नाम है, मोहम्मद जुबैर हुसैन। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर हुसैन और श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं। इन दोनों की भूमिका रहती है बिहार में किसान आंदोलन में। बिहार में प्रथम किसान जो सभा हुआ वह 1929 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, प्रथम किसान सभा कब हुआ बिहार में, तो 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो प्रथम किसान आंदोलन बिहार में कब होता है, तो 1929 ईस्वी में। कौन इसके नेता होते हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये किसान नेता थे। कई किसान आंदोलन जो अखिल भारतीय स्तर पे हुए, पूरे भारत स्तर पे, तो उसमें भी इन्होंने ही वहां पर जो है नेतृत्व किया है। तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम बिहार में किसान सम्मेलन हुआ 1929 में, उसकी अध्यक्षता की। द्वितीय 1934 ईस्वी में हुआ, द्वितीय पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया अध्यक्षता, ये भी महत्वपूर्ण है। तृतीय 1935 में फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो 1929 और 35 वाला स्वामी सहजानंद सरस्वती, और बीच वाला जो दूसरा हुआ है वो पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पुरुषोत्तम दास टंडन को पूछने की संभावना ज़्यादा बन सकती है। 1934 में द्वितीय बिहार में किसान सभा हुआ, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को तो सभी लोग जान ही रहे, किसान के बहुत बड़े नेता है, और इन्होंने ही पहले बिहार में फिर आगे चल करके अखिल भारतीय स्तर पर किसानों के लिए एक संगठन बनाया और किसान आंदोलन को प्रेरित किया था। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम 1923 ईस्वी मुंगेर से ही जो है शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष और श्री सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह उसके सचिव थे। 4 मार्च 1928 को बिहटा जो पटना में पड़ता में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, भिविया है कि
जो बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन किया था, या किसान सभा का जो औपचारिक स्थापना किया था वो कब किया था? तो 4 मार्च 1928 को बिहटा, पटना में पड़ता है बिहटा, वहीं पे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया था। तो ये पूछ सकता है कि बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किसान सभा की स्थापना की थी? तो 1928 ईस्वी में। डेट एग्जैक्ट अगर पूछे तो 4 मार्च 1928 याद रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। नवंबर 1929 में सोनपुर का जब मेला हुआ तो उसी अवसर पर जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, प्रांतीय मतलब पूरे राज्य का, स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष बने और श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव, और श्री कृष्ण यमुना काई, सुरु सहाय लाल और कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता पूर्व बिहार की यात्रा कब किए थे? तो 1929 में, दिसंबर 1929 को। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए अत्यंत मांगे जो थी वो थे, यानी जो जमींदार का विरोध के अलावे भी कुछ मांगे थी किसान आंदोलन का, वो था नहर शुल्क में कमी। जो गंडक नदी पे नहर है पश्चिम चंपारण में, या जो भी नहर है उसके शुल्क में कमी करने की बात थी। मालगुजारी जो भुगतान है उसके पक्की रसीद, जो टैक्स जमींदार जो कर वसूली कर रहे हैं जमीन का भू राजस्व, उसके लिए पक्की रसीद उनको दिया जाए, तब उनको यकीन होगा कि ये जो जमींदार हैं वो सही रकम आगे पहुंचा रहे हैं या फिर वो खुद किसानों का शोषण कर रहे हैं। उसके बाद बकास्त भूमि लौटाना। अब कहिएगा बकास्त भूमि क्या था? तो बकास्त भूमि कभी क्या हुआ कि जमींदारों, जो किसान जो है भू राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनें जो थी वो नीलाम कर दी जाती थी, और वहाँ नीलामी में जमींदार लोग उस जमीन को खरीद लेते थे, तो उसको बकास्त भूमि कहा जाता था। तो बकास्त भूमि लौटाने की भी बात थी कि जो बकास्त भूमि है जिस पे किसान टैक्स नहीं दे पाए आर्थिक तंगी के कारण, तो उनकी ज़मीनें उनको वापस लौटा दिया जाए। तो ये सब भी मांगे। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन मांगे किसान आंदोलन की नहीं थी? 3 दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा, और इस तरीक़ा से यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में क्रिएट किया जा सकता है। और बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन क्रिएट करती है, आप गौर करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन वो फिर आपको जो है थ्योरी से निकाल करके पूछेगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान से समझिए हर एक चीज़ को। शाहाबाद और चंपारण जिले में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफ़ी उग्र था। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल वारी सिद्दीकी, बलदेव सहाय किसानों की उचित मांगों के लिए बल देने हेतु शाहाबाद गए थे। किसान आंदोलन कांग्रेस की गतिविधि को प्रभावहीन बनाने के लिए बिहार के जमींदारों ने 1932 में रांची में एक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमींदार लोग किसानों के विरोध में, जब किसान यूनाइट हुए तो जमींदार भी एक हो गए, और उन्होंने 1932 में रांची में जाकर के, जो कि बिहार में ही पड़ता था पहले, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो कि जमींदारों की पार्टी थी। तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन स्वतंत्रता पूर्व पार्टी जमींदारों की पार्टी। तो और बीपीएससी गौर कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को निकालता है थ्योरी से, और आपको कंफ्यूज कराने के लिए, आपसे गलत बने इसलिए ये सब क्वेश्चन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स के लाइन बाय लाइन को आपको पढ़ना है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां पर की गई थी और कब की गई थी? तो याद रखिएगा, लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और देखिए अब क्या कहेगा कि यहां पर अध्यक्ष नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि उसके सचिव कौन थे, महासचिव कौन थे। जो अखिल भारतीय स्तर पे किसान सभा हुई 1936 में लखनऊ में, उसके सचिव कौन थे, महासचिव कौन थे। तो यहाँ स्टूडेंट फंसेगा। तो क्वेश्चन फिर बीपीएससी यहाँ से क्रिएट करेगा। तो प्रोफेसर एनजी रंगा जो थे वो महासचिव थे। कहाँ पे? जो 1936 में अखिल भारतीय स्तर पर किसान सम्मेलन हुआ, उसके महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा को बनाया गया था। अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है ये। देखिए, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है उस लाइन को अंडरलाइन में कर रहा हूं, और उसी प्रकार से जब भी आप प्रिंट कीजिए तो उसको पढ़िए और उसको मेन जो तथ्य है उसको घेरा लगाइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और बार बार वहां से आएगा। किसान सभा के संगठन को बिहार के गाँव में फैलाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है,
कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन भी किसान नेता थे, याद रखिएगा। पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा का योगदान रहा। कई बार पूछेगा इनमें से कौन किसान नेता थे, सब दे देगा, कार्यानंद, राहुल साकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, या कौन नहीं थे। तो आपको देखना है कि कौन थे या नहीं थे। अगर कौन थे पूछ दिया, ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगर ये तीनों चारों नाम दे दिया तो एक से अधिक या इनमें से एक से अधिक वाला आंसर हो जाएगा। अगर कोई नाम नहीं है, ये सब छोड़ के दे दिया तो इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में इनमें सभी वाला भी आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिएगा इनमें से कौन किसान नेता बिहार से जुड़े हुए हैं, नाम दे देगा राहुल साकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा लिख देगा ऑप्शन में। डी नंबर देगा इनमें से एक से अधिक, ई देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। तो इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पे एक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, यह भी आपको क्वेश्चन के जो जब थ्योरी पढ़ते हैं उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से बीपीएससी क्रिएट कर सकता है। देखिए क्वेश्चन सेटर भी अपना ब्रेन का यूज करता है और आप भी अपना ब्रेन का यूज कीजिए। क्वेश्चन सेटर भी इसी थ्योरी से निकाल के क्वेश्चन पूछता है और आपको भी इसी थ्योरी को इतना अच्छे से दिमाग को एनालिसिस करके पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन वो क्रिएट करे वो आप उसका जवाब इजीली दे सकें, ठीक है। बस पढ़ने का यही उद्देश्य होता है। 1935 ईस्वी के किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। फरवरी 1939 में राहुल साकृत्यायन ने छपरा जिला अंतर्गत अंबारी, देखिए अंबारी आंदोलन पूछा हुआ है, अंबारी आंदोलन किसने किया था, तो राहुल साकृत्यायन, याद रखिएगा। 1939 में बकास सत्याग्रह भी इसको कहा गया है। अंबारी एक जगह है, वहीं पे राहुल साकृत्यायन ने, छपरा में पड़ता है अंबारी जगह। कई बार अंबारी आंदोलन दे देगा, अब आप कंफ्यूज रहिएगा, अंबारी तो कभी देखे ही नहीं, सुने ही नहीं अंबारी। तो याद रखिएगा ये जगह के नाम से भी आंदोलन का नाम कई बार फंसाने के लिए बीपीएससी कर देता है और पूछा हुआ क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंबारी आंदोलन, ठीक है, में किसने भूमिका निभाई थी, या इसी से अंबारी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो राहुल साकृत्यायन, ठीक है। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1939 में। यह पूछ देगा कि गया में, ठीक है, क्या पूछ देगा क्वेश्चन कि गया में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो याद रखिएगा 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में, तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये था किसान आंदोलन। क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार स्पेसिफिक में जो 40 नंबर का है, या आपके जो हिस्ट्री सेक्शन है वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। अब थोड़ा सा बिहार स्पेशल में हम लोग ज्योग्राफी के पोर्शन को देखेंगे और खास करके बिहार की मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे और बिहार के पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे, भारत के पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे और तेजी से, और यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गारंटेड। एक दो क्वेश्चन तो फिक्स रखिएगा, ठीक है, एकदम। ये सब टॉपिक हिट लिस्टेड टॉपिक है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक है भारत देश और बिहार राज्य की मिट्टी। आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। महाद्वीपीय भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी असंगठित चट्टानी परत के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ही मिट्टी का निर्माण होता है। जो भी चट्टाने हैं वही टूट फूट करके क्या करते हैं कि मिट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिले होते हैं। मिट्टी में क्या है कि आपका कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे खनिज कण उसमें मौजूद होते हैं। साथ साथ वायु, जल और जीव 50% से मिलकर बनी होती है। तो यानी जो ये आपकी जो मिट्टी है वो वायु, जल, जीव सब से मिलकर के बना हुआ होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिलकर के बना होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ उसमें 5% हैं और अकार्बनिक खनिज लगभग 45% पाए जाते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा गया है। मृदा विज्ञान भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देगा कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है।
भारतीय अनुसंधान के अनुसार जो है, अनुसंधान परिषद है उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी हैं। पहला मिट्टी है प्रकार जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी, वनीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे आपको सारा दिखाया गया है, सारा मिट्टी को। नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद से निर्मित जो मिट्टी है, जो नदी बहा करके लाती है, तो उसमें जलोढ़ होती है और वो मुख्यतः 2 प्रकार की होगी, एक नवीन जलोढ़ जो हर एक साल नदी लाएगी और एक पुराना जलोढ़ मिट्टी। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित यह मिट्टी भारत के 40% भागों में फैला हुआ है, यानी सबसे ज्यादा जो मिट्टी की प्रतिशतता है वो जलोढ़ मिट्टी का ही है, याद रखिएगा। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी। और उर्वरता के दृष्टिकोण से खादर सबसे बेहतर होता है और इसमें गेहूं, मक्का, दलहन बहुत उपजाई जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो है पटना का टाल एरिया है, मोकामा का, जो उसमें देखिएगा दलहन होगा, फिर गेहूं होगा गंगा के किनारे, ठीक है, मक्का होता है। तो ये सब फसल यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीका से कह सकते हैं होता है। काली मिट्टी, इसका निर्माण ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान को टूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या लावा, जो मैग्मा लावा होता है बाहर निकलता है पृथ्वी के बाहर ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात, तो वो जम करके जो बनाता है, तो उसी चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्या क्या रहेगा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होती है, ये याद रखना है। इसका रंग काला टिटानिफेरस मैग्नेटाइट के लवणों के उपस्थिति के कारण होता है। कई बार पूछेगा काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो टिटानिफेरस मैग्नेटाइट के लवण के कारण होता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होगी, कार्बनिक पदार्थ उसमें ज्यादा होगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, कई बार पूछेगा कि इनमें से जो है किस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, तो याद रखना है आपको कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में ही होती है और इस कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। किसको, तो काली मिट्टी को। और ये सबसे ज्यादा आपके देश में महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के वजह से कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता होती है, यानी जो आपका लाल रंग होता है वो सिलिका और आयरन फेरस ऑक्साइड जो होता है उसके बहुलता के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ यह पीली दिखाई देगी। जल अगर आप मिलाइएगा पीला दिखाई देगा। यह मिट्टी उर्वरता विहीन है, यानी उर्वरक उतनी नहीं होती है। इसमें मोटे अनाज और कपास, दाल की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता बढ़ाने हेतु इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। साथ साथ लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत का एरिया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वहाँ पे लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, खास करके आप देखिएगा जितना भी चाय का बागान होगा, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। यह मिट्टी लाल खुरदरी होती है, सैलों यानी पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। इसका उपयोग मकान के निर्माण में किया जाता है। यह मिट्टी मालाबार जो केरल का एरिया है वहाँ पाया जाएगा। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होती है और यह मिट्टी चाय की खेती, काजू, मोटे अनाज, मसाले के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो कई बार पूछेगा चाय की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो याद रखिएगा चाय की खेती जो है मेन रूप से लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। हाँ सर जी, आप आशीर्वाद दीजिए, इस बार +2 के लिए भी बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सबको आशीर्वाद है, आशीर्वाद नहीं कहिए दुआ की, हम लोग दुआ करते हैं कि आप लोग का जो है निश्चित रूप से 100% हो जाए। और जो लोग जुड़े थे लगभग लोग सफल ही हैं, ठीक है। हाँ, आप जो है 11-12 के लिए सफलता चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना गाइडलाइन आपको किया गया है उतना फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से सफल होइएगा।
बिल्कुल, जितना गाइडलाइन किया जा रहा है उतना करते रहिए। क्वेश्चन सब कहीं और से नहीं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं पर्वतीय या बनिया मिट्टी। खास करके पर्वत के किनारे जो मिट्टी होगी वो पर्वतीय मिट्टी होगी, खास करके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग जो कि आपका सेवन सिस्टर्स जो राज्य हैं वहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाएगी। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण यह मिट्टी का जो परत होता है पतला होता है। वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्र में निच्छालन के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो ज़्यादा वर्षा पड़ेगा तो वहाँ पे ये मिट्टी क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अतः चाय की कृषि के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। तो पर्वतीय या बनिया मिट्टी में आप देखते होंगे असम वगैरह में चाय की खेती किया जाता है, पर्वतीय एरिया है बनिया, तो वहाँ पे इसीलिए होता है चूँकि यहाँ पे अम्ल उसमें बढ़ जाता है, अम्ल की मात्रा, ठीक है, और जिस कारण से यह जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। मरुस्थलीय मृदा मरुस्थल में ही पाया जाए, खास करके पश्चिम राजस्थान या राजस्थान, दक्षिण पंजाब, पश्चिम हरियाणा और गुजरात के शुष्क प्रदेश, जैसे आपका गुजरात का शुष्क प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कच्छ का रण जैसे गुजरात में पड़ता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू अधिक रहेगा, तो स्वाभाविक मरुस्थलीय मिट्टी है तो बालू रहेगा ही। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, लेकिन अगर सिंचित किया जाए तो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाई जा सकती है। लवणीय मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी है जो कि शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उसमें सिंचाई करेंगे, जैसे पंजाब में, वहाँ की मिट्टी लवणीय हो गई, क्यों, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान ने बहुत ज़्यादा जो है सिंचाई किया, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी जो है सिंचाई के कारण, बहुत ज़्यादा खेतों में पानी पटाने के कारण क्या हो गई, लवणीय, ठीक है। और आपको पता होगा समुद्र में जो लवण होता है वो नदी के कारण नहीं होता, और नदी का जो पानी होता है वो नमकीन जो होता है, क्यों, चूँकि वह जो है स्थलीय भाग से मिट्टी से होकर पानी गुजरता है, तो उस कारण से लवण हो जाता है, उसमें लवण की मात्रा। इसमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है लवणीय मिट्टी में। इस मिट्टी का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और खास करके सुंदरबन का डेल्टा जो हम ईवीएस में भी चर्चा करते रहते हैं, मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं। नीचे में जल, ऊपर में वन रहता है, बड़े बड़े सांप उसमें आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, बंगाल टाइगर वगैरह उसी में रहता है सुंदरबन के डेल्टा में। तो यहाँ पर वहाँ पे लवणीय मिट्टी रहेगी, ठीक है। अब आ जाइए जैव मृदा। यह मृदाएं भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। यह मिट्टी निम्न मैदान और डेल्टाई प्रदेश, दलदली क्षेत्रों में पाई जाएगी। जहां वर्षा पूरा होगा, दलदली मिट्टी होगा, तो वहां की मिट्टी जो होती है वो जैव मृदा होती है। और खास करके इस जो मृदा में है मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा आपको विकसित होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन भारत में सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल है वो एक प्रकार का मैंग्रोव वन ही है, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद मृदा संरक्षण के उपाय, तो कैसे मृदा मिट्टी को बचाए, वनीकरण यानी वन पेड़ पौधे को लगा करके। कई बार पूछ देगा ये ईवीएस में कि इनमें से कौन सा उपाय जो है मृदा संरक्षण का नहीं है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वनीकरण, जब आप वन लगाते हैं तो ये आपका उपाय है। निर्वनीकरण और पशुचारण को नियंत्रित करना, अगर आप वन को कम काटिएगा, पशुचारण कम कीजिएगा, तो उससे भी आपका जो है मिट्टी का बचाव होगा। आप क्या होता है, पशुचारण से क्या होता है, घास जो है जानवर चर गए तो वहाँ की मिट्टी जो है पानी के सहारे जो है एक जगह से दूसरी जगह अपरदित होने लगती है, तो जिस कारण से भी आपका जो है मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। मेड़बंदी एवं कंटूर कृषि, यानी आपको मेड़ बना करके खेती करना है। मल्चिंग करना, फसल चक्र कृषि, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, जो आपका फुहारा वाला होता है उसको बोलते हैं ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, इसके मदद से, जिससे कि पानी का बहाव कम हो। झाड़ियाँ एवं घास को रोपने से बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण होगा। ढाल के लंबा जुताई किया जाए, जैसे ढाल ऐसे है तो ऐसे नहीं जोतना है, उसको इस तरीक़ा से जोतना है जिससे कि वहाँ पे जो पानी के साथ जो है वो मिट्टी का बहाव कम हो। तो ये सब उपाय करना है, तो जाके आपका मिट्टी का जो है संरक्षण होता है। अब बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी है और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो दायां साइड में है वो चित्र आपको दिख रहा होगा, क्या है, चित्र को अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहाँ पे कौन सा मिट्टी है। तो सबसे ये जो कॉर्नर वाला जो एरिया है
कैमूर रोहतास का जो एरिया है, ये वाला कॉर्नर वाला, यानी बिहार का कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम वाला जो पार्ट है वहाँ लाल बलुई मिट्टी है, रेड सॉइल है, याद रखना है। उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार आपका बना हुआ है वो बिल्कुल खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी का एरिया। ये उत्तर बिहार का जो मैक्सिमम एरिया क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। ये सब क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है, जिसको खादर मिट्टी भी कहते हैं। और जो आपका ये सिंपल लाइन खींचा हुआ, ये किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये मिट्टी आपकी बांगर है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सब सिंबल आप लोग देख रहे होंगे। ये बीच वाला जो एरिया है, गंगा नदी के दक्षिण का जो पतला सा पट्टी है, यहाँ पे टाल मिट्टी पाई जाती है। टाल का एरिया है, मोकामा टाल वगैरह आप नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो ये टाल का एरिया है, यानी गंगा नदी का जो पानी है वर्ष में 2-3-4 महीने के लिए यहाँ पे जमी रहती है, टाल का एरिया है। तो यहाँ पे टाल मिट्टी भी इसको कहते हैं। और एकदम चले जाइए मुंगेर का जो एरिया है, या भागलपुर, मुंगेर, बांका, इधर जो आपका जो मिट्टी है वो बलथर मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी कह सकते हैं, लाल पीली काली मिट्टी है। और तराई वाला मिट्टी ये भी आपका क्या है, जैसे पश्चिम चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, यानी हिमालय के साथ जो लगा हुआ है, नेपाल के साथ बिहार का जो पार्ट है वह तराई मिट्टी है। पर उसको हम पर्वतीय पादीय मिट्टी जो है आपका इधर होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी वगैरह पश्चिम चंपारण में जो है ये आपका पर्वत पादीय मिट्टी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, और अंदाज़ा से भी आप जो है इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे जो भी मिट्टी होगी, जहाँ पानी बहाव होगा तो वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा, जहाँ पानी बाढ़ नहीं आएगी वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी। पहाड़ी एरिया है वहाँ पर्वत पादीय मिट्टी होगी। चट्टानी एरिया है, पर्वत पठारी एरिया है, तो वहाँ पर बलथर मिट्टी होगी। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको जो है आप लोग देखिए, सुनिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं, चुपचाप शांति से वीडियो देखिए, ठीक है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बिहार राज्य के लगभग 90% भाग में कौन सी मिट्टी है, अगर पूछेगा कि बिहार में जो मिट्टी है मैक्सिमम पार्ट में कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ दो प्रकार का भी हमने बताया, एक खादर एक बांगर। जो नवीन जलोढ़ है वो खादर, और जो पुरानी जलोढ़ है वो बांगर। तो बिहार की मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक उत्तर बिहार की मैदानी मिट्टी जो कि क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी। दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टी जो कि जलोढ़ होगी लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, बांगर। और दक्षिण का संकीर्ण जो पठारी एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका पठारी मिट्टी। तो मेन रूप से बिहार में 3 प्रकार से ही मिट्टी के एरिया को बांटा गया है। अब देखिए दलदली या तराई वाला जो मिट्टी है ये कहाँ पे होगा, तो पश्चिम चंपारण में होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी वगैरह, रामनगर, दून वगैरह आप सुने होंगे। दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के पूर्व जो मध्य किशनगंज, ठीक है, पूर्व में किशनगंज तक फैला हुआ। यानी अगर आप देखिएगा तो पर्वत पादीय जो मिट्टी है, ठीक है, ये तराई वाली मिट्टी यहाँ से लेकर के किशनगंज तक बताया जा रहा है। कहाँ तक है, तो किशनगंज तक बताया जा रहा है। ये जो मिट्टी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका किस प्रकार का है, तो तराई क्षेत्र वाला मृदा है, याद रखिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो जैसे आपको नदी जब पढ़ा रहे थे, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है गंगा, गंडक, कोसी वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको थोड़ा ये करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है आपको जो दिख रहा है,
ये वाला जो एरिया है उसमें आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा। तो इसमें जैसे आपको अब जिला पूछ देगा, जैसे बेगूसराय हो गया, जैसे आपका समस्तीपुर हो गया, या आपका जो है जो भी है पटना हो गया, ये सब पूछेगा। जो भी गंगा नदी, ये पटना तो सॉरी इधर दक्षिण में है, इधर जो उत्तर बिहार का जो जो जिला है, तो इस एरिया में जैसे खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक है, तो ये सब में कौन सा मिट्टी हो जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यह नदी के बाढ़ सीमा से ऊपर, जहां बाढ़ नहीं आती है वहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तराई क्षेत्र, दक्षिण में कोसी का क्षेत्र जो पूर्णिया सहरसा है वहां पर है। यानी हर एक साल वहां पे पानी बाढ़ का नहीं पहुंचता है। जैसे पूर्णिया और सहरसा का जो तराई वाला एरिया है, तराई मतलब पहाड़ का जो नीचे वाला एरिया है, तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है, तो वो एरिया में क्यों पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा, क्योंकि ऊंचा होगा, पहाड़ी एरिया है उधर। ठीक है, तो उस साइड में क्या हो जाएगा, आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद बाल सुंदरी, यह मिट्टी नवीन जलोढ़ के बाद पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण जिलों में विस्तृत है। ठीक है, कगारी मिट्टी, खास करके दक्षिण बिहार में जो मिट्टी है वो कगारी मिट्टी है। गंगा के दक्षिण तट जो है सोन, फल्गु, किउल नदी के किनारे जो प्राकृतिक तटबंध जो बनता है पट्टी, तो उसमें जो मिट्टी का विकास हुआ है मोटी कॉप मिट्टी है, जिसको कगारी मिट्टी कहते हैं। टाल मिट्टी क्या हुआ, इसका विस्तार दक्षिण में बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, दक्षिण में बक्सर से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे बक्सर से लेकर के भागलपुर तक का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है, ये डॉट डॉट ये वाला जो देखे एरिया, ये कौन सा मिट्टी है, टाल मिट्टी है। ठीक है, टाल क्षेत्र इसको बोला जाएगा। ये कौन सा मिट्टी हो गया, तो टाल क्षेत्र वाला मिट्टी। ठीक है, बलथर मिट्टी, गंगा नदी का दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर के पठार के मध्य बलथर मिट्टी है। यानी दक्षिणी सीमा गंगा नदी का ये हो गया, और इससे लेकर के यहाँ तक का जो मिट्टी है वो बलथर भी मिट्टी है। ठीक है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा जिला में किस प्रकार की मिट्टी है और कौन सा खेती किया जाता है। तो जैसे बांगर पुरानी जो मिट्टी है जलोढ़ जिसको बोलते हैं, गया, रोहतास, पटना का एरिया है, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, अरहर उपजाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, गेहूं, धान, मक्का, चना। खादर, नवीन, मुंगेर, चंपारण, अरहर, जूट, गन्ना। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसको छोड़िए। मेन रूप से आप समझ ही गए होंगे कि पहाड़ का जो एरिया होगा वहाँ पर्वत पादीय मिट्टी होगा, चट्टानी वाला एरिया होगा वहाँ पे बलथर मिट्टी होगा, गंगा का उत्तरी मैदान एरिया होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा, और पर्वत पादीय और गंगा का जो जलोढ़ मिट्टी का जो ऊपर का एरिया जहाँ हर एक साल बाढ़ नहीं आता है, जैसे आपका सहरसा, पूर्णिया, ये सब का जो एरिया होगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। बस ये आप याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं मिट्टी आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग निश्चित रूप से सोच करके जिला वाइज अगर पूछेगा तो आप बना लेंगे। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत देश और बिहार के पर्वत श्रेणी। भारत देश और बिहार के, बिहार को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आपका बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है, तो बिहार से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देश स्तर को भी आपको छोड़ के नहीं चलना है। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ और है, दूसरे तरीका से हम पढ़ाते हैं। दोनों जो बिहार स्पेशल है साथ साथ जो है क्या सही में साउंड नहीं जा रहा है? क्या सच में साउंड नहीं जा रहा है? बताएंगे कोई व्यक्ति, क्या साउंड सच में नहीं जा रहा है? चलिए अब आते हैं पर्वत के बारे में जानेंगे। जब पृथ्वी के अंदर का मेग्मा, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का जो मेग्मा जब बाहर निकलता है और बाहर आकर के 5000 मीटर से ऊपर तक जम जाता है, तो ऐसे स्थिति में पर्वतों का निर्माण होता है। भारत का सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान में है। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। दूसरा स्थान जो है नवित जो वलित पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय। ठीक है, नवीन
वलित पर्वत श्रेणी के रूप में आता है आपका हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका, जैसे मान के चलिए, ये मैं मैप के सहारे बताने का प्रयास करूं, जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। उसके नीचे जो है आपका उत्तराखंड वाला एरिया कुमायूं हिमालय, उसके नीचे बिहार यूपी का एरिया नेपाल हिमालय, और ये वाला जो एरिया हो जाता है वो है असम हिमालय। ठीक है, तो भारत के नक्शा के हिसाब से मैं बता दूं, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पंजाब हिमालय हो गया, ये कुमायूं हिमालय हो गया, ये आपका जो है नेपाल हिमालय हो गया, और ये आपका क्या हो गया, असम हिमालय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब हिमालय में ही K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम इसीलिए इसको K2 बोलते, काराकोरम दर्रा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन को ही माना जाता है, लेकिन चूंकि यह जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसीलिए कई बार K2 गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन ना दे करके आपको कंचनजंगा दे देता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है धौलागिरी या नंदा देवी बोलते हैं, वो आपका कुमायूं हिमालय है उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय में आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। असम हिमालय में आपका कंचनजंगा, तो कई बार कंचनजंगा ही सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में हिमालय का भारत में माना जाता है, ये सबसे सर्वोच्च चोटी है। चूंकि ये वाला जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो POK का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, इसीलिए कई बार जो है ये ऑप्शन ना देके कंचनजंगा देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये ऑप्शन देगा तो K2 गॉडविन ही मानना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, जो दक्षिण भारत का अन्नामलाई केरल में स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दक्षिण भारत का दुद्दा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है तमिलनाडु में। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हिट लिस्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। दुद्दा बेटा कहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम है सैंडल पीक, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम है नारचो। ठीक है, सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सतपुरा की पहाड़ी की है वो पंचमढ़ी धूपगढ़ में स्थित है, पंचमढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं बिहार का पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको देखेंगे, और खास करके बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आपको इधर ही दिखाई देगा। मैं फिर से आपको मैप के सहारे जो मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैप है वो मैं बता देता हूँ कि किधर से किधर आपका चला है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इधर ही आपका जो है मेन रूप से ये वाला जो एरिया है इधर ही आपका पर्वत श्रेणी है। तो इसी में आपका सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो आपका सोमेश्वर की श्रेणी है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। उसके नीचे जब आते हैं तो शिवालिक श्रेणी है, और उसके नीचे जब आइएगा हरहा नदी दून घाटी यहाँ पे पड़ता है। जैसे रामनगर दून है श्रेणी, तो ये सब पश्चिम चंपारण में ही पड़ता है, और ये पहाड़ी एरिया है बिहार का। तो पूछेगा तो मेन रूप से पश्चिम चंपारण में ही बिहार में पहाड़ आपको दिखाई देगा। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी दून, रामनगर दून पहाड़ियाँ, ये सब पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर श्रेणी यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है हिमालय के पाट में, और इसका विस्तार पश्चिम से त्रिवेणी नहर, जो कि पश्चिम चंपारण में ही है गंडक नदी पर, से भिखना ठोरी दर्रा तक स्थित है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। इसका शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। किसका, तो भिखना ठोरी जो दर्रा है, यहीं पे आपका जो सोमेश्वर की पहाड़ी है उसी में ये सब पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है, जिस पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। इस श्रेणी में नदियों के अपरदल से अनेक दर्रे का निर्माण हुआ है, जैसे भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, ठीक है, मरवात दर्रा या मखात होगा, पता नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, दर्रा प्रमुख है। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात हेतु जो है मार्ग प्रदान करते हैं। तो दर्रा जो है जो भी नदियों से निर्मित हैं, तो इससे क्या होता है कि नेपाल का रास्ता मिल जाता है। हरहा घाटी, दून घाटी, सोमेश्वर या रामनगर दून के मध्य स्थित हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहते हैं। दून होता है दो, कह सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में स्थित जो जगह होता है उसको दून कहते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। रामनगर दून की पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर। इसकी अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट 242 मीटर है।
तो ये आपका मेन रूप से कौन कौन सा है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, हरहा घाटी दून, रामनगर दून, यही पहाड़ियां बिहार में मेन रूप से हैं और सारे पहाड़ जो हैं वो आपके पश्चिम चंपारण में ही हैं, ठीक है, और लघु हिमालय के पार्ट, ठीक है, याद रखना है। जनजातीय विद्रोह हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। पर्यटन वाला अभी मैं करवा देता हूं। पर्यटन जो टॉपिक है बिहार स्पेसिफिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, ठीक है, यहां से भी एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 40 नंबर में आपका मिक्सअप रहता है क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से जो है 40 वाला जो पोर्शन है उसके लिए बिहार स्पेसिफिक जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए, टॉपिक का नाम है पर्यटन और धार्मिक स्थल। तो देखिए बिहार में भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है। पर्यटन से आशय मेन रूप से होता है मनोरंजन, और धार्मिक पुण्य लाभ और शिक्षा प्राप्ति, अनुसंधान, स्वास्थ्य लाभ और व्यापार आदि के लिए किया जाने वाला यात्रा है। तो देखिए पर्यटन क्या होता है कि कई लोग जैसे मेडिकल इलाज करने के लिए भी विदेश से आ जाते हैं भारत, या सस्ता इलाज है यहाँ पे मेडिकल, तो वो भी पर्यटन की श्रेणी में आएगा। या कई लोग जो धार्मिक पुण्य कमाने के लिए जैसे भूटान से, चीन से आपका बिहार राजगीर पहुंच जाएंगे, तो वो भी पर्यटन ही होता है। बहुत लोग पढ़ने के लिए अफ्रीका महादेश से भारत पहुंच जाएंगे, तो वो भी पर्यटन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है पर्यटन जो है मेन रूप से मनोरंजन के लिए हो, या खेल देखने आ गए, या धार्मिक पुण्य कमाने के लिए आ गए, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या रिसर्च करने, या स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, या व्यापार करने, तो ये सब आपका पर्यटन की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। बिहार आरंभ से ही अपने ऐतिहासिक गौरव, गौरवशाली परंपरा, विलक्षण रीति रिवाज और सांस्कृतिक धार्मिक वैभव, भौगोलिक संपन्नता, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, जैव विविधता, सामाजिक जीवन पद्धति, मेले त्योहार आदि के कारण देश और विदेश स्तर के पर्यटकों को आकर्षित करते रहा है। और यह एक ऐसा राज्य है जो सभी धर्म, रुचि, परंपरा और पर्यटन के अनुकूल अवसर उपयुक्त यहाँ पे पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि बिहार में सभी धर्म के लोग रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका जैनिज्म भी है, जैन धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के, सभी धर्म से जुड़ा हुआ यहाँ पे पर्यटन स्थल है। इसीलिए जो धार्मिक रूप से जो धार्मिक रुचि लेते हैं वो भी सभी धर्म के लोग बिहार जरूर पहुँचते हैं। तीर्थ पर्यटन के रूप में बिहार में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख अनेक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैसे गया में हिंदू का जो हिंदू में मंदिर है, मनेर फुलवारी शरीफ में मुसलमान के लिए जो है वहाँ पर ये क्या बोलते हैं दरगाह है। राजगीर और वैशाली में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो है वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। पावापुरी में जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। पटना साहिब सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से तीर्थ पर्यटन के रूप में ये सब आपका प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी बिहार के बहुत सारे जगह जो है फेमस है। जैसे राजगीर हो गया, मगध जो है राजगीर हो गया ऐतिहासिक स्थल है, चूँकि राजगीर मगध का जो राजधानी हुआ करता था, पटना और राजगीर दोनों था। फिर नंदनगढ़ है, वहाँ के बहुत सारे जो कला संस्कृति की वस्तुएं मिली हैं। लोरिया अरिराज, लोरिया सराय जो भी है वो सब। विक्रमशिला भागलपुर में है, ठीक है। विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था, बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। वैशाली हो गया, लोरिया, सासाराम, अजीमाबाद, पटना सिटी, बिहार शरीफ, नालंदा, मुंगेर, भोजपुर, जगदीशपुर, तो जो कि बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक प्रमुख स्थल के रूप में है। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण में आपका वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है। बेगूसराय में कांवर झील अभ्यारण्य है। कैमूर में अभ्यारण्य है जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी लोग जैसे राजगीर जाते, गर्म कुंड में स्नान करते कहा जाता है, उसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाता है। मुंगेर में आपका योग संस्थान है, वहाँ भी दूर दूर से लोग योगासन सीखने आते हैं। और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय के रूप में मुंगेर जाना जाता है, जो बिहार में ही है।
खेलकूद पर्यटन के मामले में भी लोग जो है धीरे धीरे जो है बिहार विकास कर रहा है खेलकूद में भी, और राजगीर के तरफ कई जो है मैदान भी हैं खेलकूद के लिए। साथ साथ जो है बिहार में पर्यावरण स्थल उपलब्धता के कारण खेलकूद पर्यटन को भी बिहार में बढ़ावा मिल सकता है। तो इस प्रकार से बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में हर एक स्तर पे कुछ ना कुछ है जिसको लोग देखने आते हैं। सर्किट के रूप में यहाँ पे पूछा जा सकता है, कई बार पूछ देगा गुप्त धाम कहाँ है, शिव सर्किट के रूप में है, कैमूर में है। बैजू धाम कहाँ है, गया में है। महेंद्रनाथ धाम कहाँ है, सारण में है। ब्रह्मेश्वर नाथ कहाँ पे है, नाथ जहाँ लगे तो समझ जाइए शिव मंदिर ही होगा, बक्सर में है। गरीबनाथ मुजफ्फरपुर, अजगैबीनाथ भागलपुर। अजगैबीनाथ महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया, अजगैबीनाथ का मंदिर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भागलपुर में है। कोटेश्वर धाम गया। सिंहेश्वर धाम भी पूछा हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है, मधेपुरा में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंहेश्वर स्थान जहानाबाद में है। अशोक धाम लखीसराय में है। राजगीर जो है वो नालंदा में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है राजगीर। कैमूर अभ्यारण्य कैमूर में है। नकटी धाम ये पूछा हुआ है, जमुई में है नकटी धाम। घोड़ा कटोरा आप लोग राजगीर गए होंगे नालंदा में, तो वहाँ पे है। तेलहर झरना जो है ये रोहतास में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तेलहर झरना के बारे में, ठीक है, रोहतास में है। उसके बाद गंगेटिक डॉल्फिन जो अभ्यारण्य है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपका भागलपुर में है, याद रखना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीम बांध कई बार बीपीएससी ने पूछा है, मुंगेर में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कांवर झील तो कई बार पूछा गया है, बेगूसराय में है। ककोलत भी पूछा गया है, नवादा में है। गोगा भी पूछा गया है, भागलपुर। ये गोगाबिल कटिहार और भागलपुर, ठीक है, इसको कटिहार कर देते हैं, ठीक है, कटिहार में है गोगाबिल। तो इस प्रकार से जो है ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा कौन कहाँ है, ठीक है, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका बोध गया में है। राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये सब आपका बोध सर्किट है। लोरिया, अरेराज पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण में है। नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण में है। लोरिया, अरेराज पूर्वी चंपारण में है। प्रेसशिला गया में है। सीताकुंड सीतामढ़ी में है। रामशिला गया में है, याद रखिएगा। गिद्धेश्वर जमुई में है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। कोको ये जहानाबाद में है। सिंहेश्वर सहरसा में है। तो ये सब क्वेश्चन रामायण सर्किट के रूप में पूछे जा सकते हैं। केसरिया पूर्वी चंपारण में है। विक्रमशिला भागलपुर, जहानाबाद, बक्सर अहिल्या स्थान जो है दरभंगा में है। सिख सर्किट में पटना साहिब पूछ सकता है आपको, पटना साहिब पटना में है। गुरु का बाग पटना में, मैक्सिमम पटना और दानापुर में ही है। एक जो है आपका केवल वो गुरु नानक कुंड वो राजगीर में है, और गुरुद्वारा पक्की संगत ये मुंगेर में है। बस ये दो अलग है, बाकी सब पटना में ही है। सूफी सर्किट के रूप में सूफी संत जो इस्लाम से जुड़े हुए जो समाज सुधारक हुए, उसमें मनेर शरीफ पटना में है। मित्तन घाट पटना, खानका मजूबिया पटना, छोटी दरगाह नालंदा, बड़ी दरगाह नालंदा, हाजीपुर करबला, वैशाली, बीबी कमाल साहिब जहानाबाद, ये सब आपका सूफी सर्किट है। जैन सर्किट के रूप में वैशाली, पावापुरी, नालंदा, मंदार हिल ये पूछा जा सकता है। मंदार हिल कहाँ है, बांका में है। कुंडलग्राम नालंदा में है। लछौर जमुई में है। राजगीर, नालंदा, नाथनगर भागलपुर में है, ये जैन सर्किट से जुड़ा हुआ है। चंपानगर भागलपुर में है। समोसारण नालंदा में है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। गांधी सर्किट इसको बोला जाता है। मोतिहारी गांधी जी आए थे जब पश्चिम चंपारण में, तो मोतिहारी पहुंचे थे, तो पूर्वी चंपारण याद रखिए। सदाकत आश्रम पटना में है। बेतिया में एक गांधी सर्किट के रूप में है, पश्चिम चंपारण में है बेतिया, उसका मुख्यालय ही है। गांधी संग्रहालय आपका पटना में है। वृंदावन पश्चिम चंपारण में है, और भितहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो ये सब जो है गांधी सर्किट से जुड़े हुए हैं। कई बार पूछेगा कि बिहार का जो टैगलाइन क्या है, कई बार पूछा हुआ है बिहार में जो पर्यटन है उसका टैगलाइन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए, क्या है टैगलाइन। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ दिया है। तो बिहार टूरिज्म का जो टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार। क्या है, ब्लिसफुल बिहार। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिए, ठीक है।
पर्यटन क्षेत्र के विकास प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया, किसको, पर्यटन को, और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार पर्यटन नीति का निर्माण किया है। इस नीति में पर्यटन से जुड़े सभी सुविधा, यात्रा का आयोजन, होटल, भोजन प्रबंध आदि की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा शामिल किया गया है। और प्रमुख कदम के रूप में है पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन सुरक्षा बल का गठन किया गया है। बिहार पर्यटन का लोगो है बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ब्लिसफुल बिहार याद रखिएगा। राज्य पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु अ जर्नी थ्रू बिहार नामक पर्यटन मानचित्र भी बनाया गया है, अ जर्नी थ्रू बिहार। और पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए www.bihartourism.government.in याद रखिएगा। ये भी आपका क्या है कि पर्यटन की जानकारी हेतु जो है ये वेबसाइट भी है www.bihartourism.gov.in, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पूछेगा टूरिज्म से तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज बहुत सारे टॉपिक को देखा, सुना, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने कॉमन सेंस से दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ समझने के लिए है, कुछ चीज़ रटने के लिए है, तो दोनों तरीका से आप लोग मेहनत करते रहिए। आपको आज 5 से 6 टॉपिक हमने तेज़ी से कवर करा दिया, ठीक है। तो इसी तरीका से जो भी टॉपिक है रिवीजन में तेज़ी से करवा देता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। अभी भी जो लोग जुड़े नहीं हैं जुड़ सकते हैं, अभी भी टाइम है, और मात्र 599 में ही आपको जोड़ा जा रहा है, तो कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और कुछ टेस्ट वगैरह लगा लीजिए बिहार स्पेसिफिक वगैरह, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं, और एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।